वेलकम फ्रेंड्स। आज की स्टूडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 1 स्पीड ऑफ साउंड, जो रिड्यूस सिलेबस में है फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर में से। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक पे ही गौर करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड कितनी है जब किसी मीडियम में वो ट्रैवल करेगी। आज हमारा मकसद यही है इस टॉपिक को पढ़ने के, हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है और एयर में हम फाइंड करेंगे, मीडियम एयर में, और देखेंगे कि साउंड की स्पीड कितनी है एयर के मीडियम में। तो सबसे पहले अब स्पीड ऑफ साउंड की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम, यानी सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड है, और उसी के मुकाबले में जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसकी वेलोसिटी है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है। तो स्पीड मतलब वो बॉडी कौन सी है, साउंड यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में उसकी स्पीड है, यानी द डिस्टेंस कवर बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम, यानी जितने टाइम में डिस्टेंस कवर करती है साउंड वेव, तो ये उसकी स्पीड है। तो अब ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, डिपेंड ऑन नंबर 1 डेंसिटी ऑफ मीडियम, नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अब स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम कितना डेंस है और कितना थिन है, या उसके इलास्टिसिटी पे, दो पे डिपेंड करती है। इससे उसकी स्पीड हाई या लो होती है। अब इसका फार्मूला जो न्यूटन ने दिया था, ये तो उसकी डेफिनेशन और किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो चीज़ें थी। अब इसके बाद न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड प्रूव करने का, वी रिप्रेजेंट स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। ये ई इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, रो डेंसिटी को, यानी स्पीड वी से स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय डेंसिटी, इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। इसका फार्मूला उसने दिया था स्पीड फाइंड करने का। इसी फार्मूले को लेके हम स्पीड भी इसकी फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो हमारा टॉपिक है आज। तो उससे पहले हम ये देखेंगे इसी फार्मूले से कि इलास्टिसिटी को हमने प्रेशर के बराबर कंसीडर करना है। ये अब किस तरह प्रेशर के बराबर होगी इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर कैसे होगी, हम देखते हैं। तो न्यूटन सेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। न्यूटन ने कहा था जब साउंड वेव एयर से मूव करती है, ये समझने की चीज़ है, मैंने लिखी नहीं है, थ्योरेटिकल आप खुद भी लिख सकते हैं। यानी जब एयर एक मीडियम है, वहाँ से जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो एयर में जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है इसमें, यानी टेम्परेचर चेंज बिल्कुल ज़ीरो है। तो उसकी वजह से फिर कह रहा है कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर है। इलास्टिसिटी को उसने कंसीडर किया प्रेशर के बराबर। अभी हम प्रूव भी करेंगे कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर आती भी है या नहीं आती। तो ये तो कह रहा था कि उसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से इलास्टिसिटी और प्रेशर बराबर हैं। अब वी यूज़ बॉयल लॉ यूज़ करके फाइंड करेंगे क्या इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर है या नहीं, जो उस न्यूटन ने इस फार्मूले में कहा था कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल लॉ था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कह रहा है कि अगर हम इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर पी, इट इंक्रीजेज टू पी प्लस डेल्टा पी, यानी प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर पी से पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, तो टोटल सम हो जाएगा पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। और वी वॉल्यूम डिक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीजेज टू वी माइनस डेल्टा वी। तो वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी रिड्यूस हुआ, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा नहीं है, तो पी वी इज इक्वल टू पी कितना चेंज हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेंगे पी प्लस डेल्टा पी। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, वी माइनस डेल्टा वी, तो ये इनमें चेंज आ गया। अब इसमें हम ये जो हम बॉयल लॉ यूज़ कर रहे हैं सारा, इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो न्यूटन ने स्पीड फाइंड करने के लिए दिया था। स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ तक सो क्लियर है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर कैसे है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को आपस में, तो पी वी उसी तरह पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पी से मल्टीप्लाई जाएगा तो पी वी बन जाएगा, पी वी हो गया। अब ये पी माइनस डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी डेल्टा वी बन जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। अब इसके बाद ये डेल्टा पी से मल्टीप्लाई डेल्टा पी वी हो जाएगा प्लस डेल्टा पी वी, प्लस डेल्टा पी वी हो जाएगा। अब ये डेल्टा पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी हो जाएगा। यहाँ तक इजी है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब देखें दोनों साइड पी वी है, तो इनको हम क्रॉस कर देंगे पी वी को। ये माइनस में है पी डेल्टा वी, इसको इस साइड लेंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो इस साइड आएगा तो पी डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू पीछे बचेगा ये साइड आ गई टर्म, तो पीछे बचेगा डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी वी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, सिंस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज स्मॉल सो नेग्लेक्टिंग, सिंस चेंज इन
प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज स्मॉल, क्योंकि थोड़ी सी चेंज हुई है प्रेशर वॉल्यूम में तो स्मॉल है ये। सो निगलेक्टिंग दिस टर्म माइनस P डेल्टा V, सो निगलेक्टिंग माइनस P डेल्टा V, सो निगलेक्टिंग माइनस डेल्टा V इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज बहुत स्मॉल है, तो ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो पीछे बचेगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P भी बच जाएगा। हमने प्रेशर इलास्टिसिटी के बराबर प्रूव करना था, तो P ये जो प्रेशर है इसी साइड रहेगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा P V, उसी तरह डिवाइडेड बाई ये, तो इससे डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा V हो जाएगा, ये डेल्टा V हो जाएगा, यहाँ पे आगे डिवाइड यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे V है वॉल्यूम, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आगे यहाँ से लिख देते हैं P इसी तरह इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V, तो उस तरह हो गया डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V। V है कि अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख दें तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली V अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से क्लियर, ये हमने सिर्फ V को यहाँ पे भी ला सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो तो वापस ही डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वापस ऊपर ही चला जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया इसी में से P इज इक्वल टू डेल्टा P। अब जो डेल्टा P है ये है अप्लाइड प्रेशर, जो चेंज इन हुआ है प्रेशर में, ये चेंज है अप्लाइड प्रेशर, ये है चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम है। अब चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर ये बराबर होता है अप्लाइड प्रेशर होता है जी स्ट्रेस होता है। अप्लाइड प्रेशर हम कहते हैं, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस इज अप्लाइड प्रेशर, ये स्ट्रेस है ऊपर वाला डेल्टा P, और ये नीचे वाला चेंज इन वॉल्यूम है स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन एंड अप्लाइड प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ तक क्लियर। अब इस वैल्यू की जगह हम यहाँ स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर जो था उसकी जगह हम स्ट्रेस लिख लेंगे, स्ट्रेस उसकी जगह स्ट्रेन, और हम सबको पता है कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फार्मूला यही है कि इलास्टिसिटी बराबर है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो ये आपस में बराबर है, तो फिर प्रेशर भी इलास्टिसिटी के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी। ये प्रूव हो गया हमारा बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग कि प्रेशर इलास्टिसिटी के बराबर है। यहाँ तक क्लियर, ये प्रेशर इलास्टिसिटी के बराबर हो गया। अब ये जो इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में इलास्टिसिटी यूज़ हुई थी इस फार्मूले में। अब इसी फार्मूले में हम इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या स्पीड ऑफ साउंड निकलती है उस हिसाब से उसी के बराबर। तो ये अब इसके बाद इस फार्मूले में पुट करते हैं इसकी वैल्यू। अब इस स्पीड का फार्मूला जो न्यूटन ने दिया था v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई पी में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई पी की जगह ई की जगह लिख देंगे प्रेशर, और जो नीचे रो था उसको रो ही रहने देंगे। और अब इस प्रेशर का हमें पता है न्यूटन ने कहा था, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि प्रेशर की उसने वैल्यू दी थी जो P है ये बराबर है रो, M रिप्रेजेंट करता है मरकरी और G H, ये सब कुछ फार्मूला मरकरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हमें मरकरी के वैल्यू में डालेंगे P इज इक्वल टू पी एम, जो डेंसिटी है और मरकरी की ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और हाइट जो है ये मरकरी की पुट करेंगे। तो हमें पता है कि पी एम डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू, ये चीज़ें अपने याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन हम सारा सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर ली। अब पीछे बचा हाइट ऑफ मरकरी होती है 0.76 मीटर, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 76 मीटर हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हाइट इसकी तीनों वैल्यूज अब इस फार्मूले में पुट करनी है। और ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी इसकी वैल्यू में पुट करेंगे, डेंसिटी की जगह एयर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, ये गिवन है हम सबको पता है, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू
एयर की जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू है गिवन 0.01293। ये वैल्यू अपनी सारी याद रखनी है। तो बस ये वैल्यूज़ याद है तो आपको सारा वो क्लियर है। पूरा ये स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक ईजी है, सिर्फ ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए ज़ुबानी। एक आगे इसकी यूनिट भी लगा लें, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। या अब इसकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि आप स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें तो पता है स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अब इस फार्मूले के ज़रिए हम देखते हैं क्या ये वैल्यू आ रही है। तो फार्मूला इस तरह लिखते हैं, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट, उसी तरह p की जगह pmgh हमने पुट करना था, तो पुट कर देते हैं रो मरकरी gh, फिर नीचे डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर के लिए अब इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं ऊपर। अब इसमें फार्मूले में पुट करते हैं, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट मरकरी की वैल्यू थी 13.6 मल्टीप्लाई 980 ग्रेविटी की मल्टीप्लाई 76 उसकी हाइट थी। अब नीचे 0.01293 इसकी वैल्यू थी। जब ये डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, तो जो टर्म निकलेगी वो निकलेगी 281 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ये वैल्यू एक्चुअली 16% तकरीबन लेस है ट्रू वैल्यू से। दिस वैल्यू इज लेस 16% लेस दैन ट्रू वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई है गलत है ये इस फार्मूले से, तो इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। वो कौन था? लैपलेस, जिसने करेक्शन की थी, लैपलेस करेक्शन। दिस वैल्यू इज 16% लेस देन 331 मीटर पर सेकंड वैल्यू ऑफ साउंड, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी है। तो इससे इतनी कम है, तो इसका मतलब है ये जो न्यूटन ने इस तरह जो दी थी हमें वैल्यू, ये सारी गलत निकली थी। अब इसको एक साइंसदान था, साइंटिस्ट लैपलेस, जिसने प्रूव की थी कि इसकी वैल्यू 331 मीटर पर सेकंड आ सकती है अगर इस फार्मूले में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें तो। अब उसने भी बिल्कुल फ़र्क इसमें कोई नहीं, उसने सिर्फ एक कांस्टेंट लगाया था, वाई कांस्टेंट इसके साथ लगाया था। बाकी सारे स्टेप्स इसके वैसे ही हैं 100%। ये में भी अभी हम करते हैं, इसको यहाँ पे हल करते हैं। तो उसने जो प्रूफ किया था लैपलेस ने करेक्शन करके, और उसने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता इसका। न्यूटन ने तो कहा था कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एवरी पॉइंट पे एयर पे, लेकिन एयर का टेम्परेचर उसने कहा था कांस्टेंट रहता नहीं है। अब उससे क्या वजह, क्योंकि एयर एक है पुअर कंडक्टर। तो जब साउंड, क्योंकि से समझने की बात है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल वेव है, तो उसमें उसमें होती हैं कंप्रेशन रिफ्रैक्शंस, क्रेस्ट ऑफ होते हैं उसमें। तो वो जब एट कंप्रेशन, जब वो एयर की जो साउंड वेव जब कंप्रेशन होती है तो हीट एनर्जी उस टाइम गेन होती है, फिर रेयरफेक्शन में जब ओपन होता है लूज होती है। तो एयर बैड कंडक्टर है तो इतनी वो हीट लूज गेन कर नहीं सकते, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट नहीं रहता एयर में, स्पीड ऑफ साउंड का। तो एयर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो सब कुछ हम रेज करेंगे। लेकिन उसने भी ये प्रूव करना था कि इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर पी वाई के बराबर, इलास्टिसिटी कांस्टेंट पी वाई स्मॉल कांस्टेंट। तो उसको हम पुट करेंगे इसकी जगह और ये प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू उसके बराबर है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी इसकी हम देखने वाले हैं। लैपलेस ने जो करेक्शन की थी साउंड की, जो 281 मीटर पर सेकंड से वो कह रहा था रॉन्ग है, तो 331 होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो वो उसने करेक्शन की थी, वो किस तरह की थी? उसने कहा था कि टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहता नहीं है जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो फिर जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव यानी मूवमेंट ऑफ साउंड वेव इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी ये जो प्रोपगेट होती हैं साउंड वेव किसी मीडियम में पास होती हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी इसमें प्रेशर वॉल्यूम इसका सिर्फ सेम रहता है, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। तो फिर हम लिख लेंगे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इसने एक यहाँ पे एक इस पर कॉन्स्टेंट टर्म वॉल्यूम के ऊपर लगाई है वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ एयर है वाई, ये इसने ऊपर लगाई है कॉन्स्टेंट टर्म वाई वॉल्यूम के ऊपर इसने, बस ये इसमें डिफरेंस है उसमें, बाकी में बाकी दोनों की इक्वेशन भी सेम है, बस एक पहले वाला प्रोसेस याद हो, बाकी इसमें ये फ़र्क है कि इसके ऊपर सिर्फ वाई लगा हुआ था। अब प्रेशर अगर हम फिर इंक्रीज प्रेशर, वही वापस थ्योरी, तो प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम पी प्लस पी नॉट एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम वी माइनस वी नॉट। तो हम लिख लेंगे पी वी, लेकिन इसके ऊपर डेल्टा वाई उस तरह लिखना है कांस्टेंट इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंक्रीज हो गया, अच्छा वी माइनस डेल्टा वी, अच्छा इसके बाहर अब हम लगा लेंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लगा लिया, वो बहुत इजी है। बाकी सारा भाई अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस तरह,
उसको मल्टीप्लाई किया था पी वी डेल्टा ऊपर वाई लगाना है कांस्टेंट, फिर ये पी और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो पी वी हो जाएगा पी वी। अच्छा अभी टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले जो स्टेप में हमने किया था इसमें हम कॉमन ले लेंगे उसमें से वॉल्यूम पी प्लस डेल्टा पी उसी तरह। अब बाकी इसमें से हम अगर हम कॉमन ले लें वी वाई तो फिर ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगी, वी वाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी बाय बच जाएगा वही वाई कांस्टेंट। ये हमने वी वाई कॉमन ले लिया, अगर इसको हम ओपन भी करें तो बात वही है, अंदर वो मल्टीप्लाई करेंगे जब इनको प्लस माइनस एलसीएम लेंगे तो वन वही टर्म जाएगी जो ये पीछे से वी माइनस डेल्टा वी। तो इसको हमने कांस्टेंट कॉमन बाहर ले लिया वी वाई को, अब हमने कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद दोनों साइड वी वाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कॉमन लिया। ये अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें इसके साथ और इसका एलसीएम लें पहले यूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा वी तो ऊपर आ जाएगा 1 है नीचे कुछ नहीं है 1 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा वी ऊपर से वी माइनस डेल्टा वी बच जाएगा तो ये वी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वी माइनस डेल्टा वी उसी तरह सारा बच जाएगा और ये वैल्यू वही बन जाएगी। तो ये हमने वी वाई कॉमन ले लिया है, अब वी वाई और वी वाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे जो वॉल्यूम के हैं, तो पीछे बचेगा प्रेशर इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी और अंदर बाकी बचेगा 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई नॉट। अब इसको हम फर्दर ओपन करेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पी इज इक्वल टू पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी फिर जिसका माइनस का साइन है मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी के ऊपर बाहर से कांस्टेंट था वाई तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब प्लस डेल्टा पी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डेल्टा पी हो जाएगा 1 के साथ होगा तो फिर डेल्टा पी इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, यहाँ तक हो जाएगा। वी के ऊपर उसका कांस्टेंट भी आएगा उसी तरह। तो अब हम निगलेक्टिंग हायर टर्म्स अपने अब इसमें हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे और जो हायर टर्म्स उनको हम कैंसिल कर देंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो है टर्म इस पे हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे बायनोमियल थ्योरम और हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस टर्म को निगलेक्ट हो जाएगी पूरी टर्म, तो पीछे बचेगा ये पी दोनों साइड पी कट जाएगा तो ये पी इस साइड आ जाएगा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा पी बच जाएगा पीछे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ये निगलेक्ट हो जाएगी टर्म सारी, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे और ये माइनस में था इस साइड ये पी कट जाएगा तो माइनस इस साइड आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा तो पीछे ये बच जाएगी टर्म सारी। अब ये टर्म जो बची है हमने फाइंड करना है पी फाइंड करना है, वी को पहले उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी उस साइड जाके जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वी हो जाएगा, डेल्टा वी नीचे आ जाएगा डेल्टा वी, यहाँ तक क्लियर। ये डेल्टा वी इधर नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने पी अकेला करना है और प्रेशर को फाइंड करना है और वी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वी जिस तरह हमने पहले लिखा था इस वी को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय वी। अब हमें पता है ये अप्लाइड प्रेशर है और ये स्ट्रेस के बराबर है स्ट्रेन के बराबर है तो ये इलास्टिसिटी के बराबर होगा, तो P इज इक्वल टू ई हो गया प्रेशर इलास्टिसिटी के बराबर हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर हो गया। हमें चाहिए यही था कि इलास्टिसिटी को प्रेशर के बराबर प्रूव करें। अब इसी स्पीड ऑफ साउंड फार्मूले में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्पीड की जगह इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर पुट करेंगे और प्रेशर के पीछे कांस्टेंट हम लगाएंगे वाई, वो यहाँ पे कांस्टेंट उसके पीछे लगेगा वाई के पीछे, वहाँ वो यहाँ पे जो हमने लगाया कांस्टेंट वाई यहाँ हम पीछे लिख सकते हैं इस टर्म के, यहाँ पे वाई यहाँ पे लिख देंगे वाई इसके, फिर यही टर्म जिस साइड आके पॉजिटिव हुई थी तो वाई हम इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाई क्योंकि वो आया था बाहर तो हम इसको इसके पीछे लिख सकते हैं लॉगरिथम फार्मूले के तरीके से। वाई इस पे यहाँ पे आ जाएगा वाई इसका फिर यहाँ पे, तो वाई यहाँ पे ही पी हमने फाइंड करना तो वाई पी और फिर उसी तरह यहाँ पे भी वाई पी इज इक्वल टू प्रेशर, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं पीछे वाई
इसके पीछे वाई, तो ये इलास्टिसिटी प्रेशर वाई कांस्टेंट के बराबर है। यहाँ तक क्लियर। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, बस फर्क क्या है, इलास्टिसिटी प्रेशर के पीछे एक कांस्टेंट वाई है जो यहाँ से है, जो फार्मूला हमने ओपन किया है, पी जब मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट है वो पीछे आ गया इसके लॉगरिथम फार्मूलाज के जरिए, पावर थी पीछे आ गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। फिर अगर उसको हम ऊपर पावर में लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हम इसको पीछे भी पुट करेंगे कि प्रेशर के साथ चाहिए। तो इलास्टिसिटी प्रेशर के साथ हो जाएगी इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर के पीछे वाई कांस्टेंट, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे वेलोसिटी के, तो ये आप नोट कर लें। फिर इसमें पुट करते हैं, तो अब इस फार्मूले में इसको हम पुट करते हैं। ये दोनों जो हैं स्टेप्स, लैपलेस करेक्शन भी और उसकी न्यूटन की कैलकुलेशन भी, दोनों में बस डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ आपका एक आती है पहली वाली, तब दूसरी में वही फर्क रख सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट वाई वी के ऊपर पहले इंट्रोड्यूस होता है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पी वी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी की जगह जो इलास्टिसिटी आया है पी वाई की जगह, तो हम इसकी जगह पुट करते हैं, तो वी इज इक्वल टू प्रेशर, पीछे वाई कांस्टेंट उस तरह, नीचे डेंसिटी रो ऑफ एयर। हम जो पी है प्रेशर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर की हमें पता है डेंसिटी मरकरी रो एम जी एच, सब मरकरी के लिए वैल्यूज़ हम पहले मैं पुट शो कर चुका हूँ। इसकी भी वैल्यू 13.6, जिसकी ग्रेविटी 980 और हाइट 76 सेंटीमीटर पर मरकरी। अब वाई जो इसमें न्यू एडिशन है वाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ एयर है, इसकी वैल्यू है 1.42, ये याद रखनी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एयर है। वैसे इस पूरे लैपलेस करेक्शन इसमें फ़र्क किया था कि ये जो वैल्यू हमने वाई की पुट की है, इसने यहाँ पे सारी वैल्यू 281 से 333 मीटर पर सेकंड ओरिजिनल वैल्यू तक लेके जाने के लिए ये वाई की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एयर ने सारा इधर काम किया। अब ये वैल्यू 1.42 अपनी याद रखनी है, बस इस फार्मूला पहले भी वही था, लेकिन यहाँ पे वाई की बेस एडिशन है, हम लिख लेंगे फिर वैल्यू इस तरह, तो v इज इक्वल टू, और जो रो की वैल्यू और डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी ऑफ एयर बराबर है रो इज इक्वल टू 0.001293। ये पहले मैं क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ आंसर देख के, तो ये 00 आएगा पॉइंट के बाद, वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। तो 0.001293 ये वैल्यू, बाकी वैल्यूज आपको बता चुका हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ एयर की 1.42, अब इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू, इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ एयर की 1.42, ये हम लिख लेंगे इसी तरह। अब मल्टीप्लाई पी एम जी एच पूरी जिस तरह थी 13.6 मल्टीप्लाई 980 मल्टीप्लाई 76, वो सारी हमने वैल्यूज इस तरह पुट कर ली। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ एयर है उसकी वैल्यू हम पुट कर, डेंसिटी ऑफ एयर 0.001293 पुट करेंगे, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ साउंड की, तो आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 333 मीटर पर सेकेंड। यानी ये प्रूव हो गया कि इस फार्मूले से लैपलेस ने जो करेक्शन की है ये ट्रू है, और इसी से इस एग्जैक्ट साउंड वैल्यू के करीब आ जाती है 332 मीटर पर सेकंड के। तो ये जो स्टेप्स हैं इसके ये करेक्ट हैं, तो लैपलेस की करेक्शन थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत इजी था वैसे, तो आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर 8 का टॉपिक। और अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा।